का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि परमाणु क्या होता है और परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि परमाणु की संरचना क्या होती है। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या देखेंगे, परमाणु की संरचना। या पहले परमाणु को थोड़ा सा समझ लेते हैं। परमाणु यानी एटम। अब ये एटम क्या होता है? ये आइटम नहीं है, ये एटम है। क्या है? एटम। एटम मतलब होता है परमाणु। और परमाणु क्या होता है? कल हमने पदार्थ की बात की थी। तो पदार्थ क्या होता है? अगर कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसका क्या हो भार और वो कुछ ना कुछ आयतन, कुछ ना कुछ स्थान घेरता, यानी कुछ ना कुछ उसका आयतन हो, तो वो हमारा क्या कहलाता? पदार्थ कहलाता। और किसी भी पदार्थ की जो इकाई होती है वो कौन होती है? परमाणु होती है। अब परमाणु को समझने का तरीका है कि जैसे सपोज करिए आपके पास ये चौक है, मैं ये चौक आपको तोड़ने के लिए दे दूंगा। आप तोड़ते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, लेकिन अंत में एक ऐसा कण छोटा सा बचेगा जिसको आप तोड़ नहीं सकते। आप जिसको तोड़ नहीं सकते वो हमारा क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। तो परमाणु का मतलब यहाँ पर परमाणु क्या है? एक किसी भी पदार्थ की इकाई है। जैसे हमारा मकान बना हुआ, तो हमारे मकान की क्या है? इकाई कौन है? ईंट है। आप बिना ईंट के मकान को बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर तरीके से तैयार नहीं कर सकते। बात क्लियर है? तो उसी तरह से क्या है? परमाणु है। अब यहाँ पर देखिए परमाणु क्या है, तो ये हमारे होती है पदार्थ की सूक्ष्मतम, ठीक है, पदार्थ या मैं इसकी पूरी परिभाषा आपको बता देता हूं कि कैसे आपको लिखना है। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है, परमाणु कहलाता है। यानी किसी पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है जिसको हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, वो हमारा क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि परमाणु में क्या क्या पाया जाता है। तो देखो बेटा, परमाणु में तीन चीजें पाई जाती हैं। परमाणु के अंदर तीन चीजें पाई जाती है, यानी परमाणु के जो मूल कण है वो कितने हैं? तीन है। परमाणु के मूल कण कितने हैं? तीन हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा है आपका प्रोटॉन और तीसरा आपका है न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इनके अगर हम चिन्ह की बात करें, इनके सिंबल की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है, जो प्रतीक होता है, या तो आप उसको ई लिख सकते हो, सिर्फ ई लिख दो, या फिर इसको आप ई लिख सकते हो और इस पर माइनस लगा सकते हो। माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ठीक है। उसी तरह से प्रोटॉन को आप चाहो तो पी लिख सकते हो, या फिर आप इसको पी प्लस लिख सकते हो, तो ये प्रोटॉन हो जाएगा। और न्यूट्रॉन को आप क्या लिख सकते हो? एन से डिनोट कर सकते हो। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर सर ये प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हम अभी परमाणु की संरचना पढ़ेंगे और वहां पर देख लेंगे। आपको हम एक आइडिया सिंपल सा दे देते हैं कि जो परमाणु पाया जाता है ये नाभिक के चारों ओर। ये कहाँ होते हैं? नाभिक के चारों ओर पाए जा रहे हैं। ये नाभिक के चारों ओर पाए जा रहे हैं। और जबकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो पाए जाते हैं बेटा, कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। नाभिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, और ये हमारा क्या होता है? धनावेशित पार्ट होता है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस कहलाएगा। तो सबसे पहले क्या पता चला कि परमाणु क्या होता है और परमाणु में क्या क्या चीजें हमें मिलेंगी। एक तो प्रोटॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा और क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए, अब हम लोग, आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम परमाणु की संरचना को देखते हैं। अब देखिए बेटा आगे परमाणु की संरचना। तो परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। अब हम परमाणु की संरचना को बनाते हैं और आप लोग इसको देखिएगा।
यहाँ पर देखिए, ये परमाणु के बीचों बीच में ये इस तरह से पॉजिटिव पार्ट होता है, इसको न्यूक्लियस बोला जाता है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। और इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं। वृत्ताकार मतलब वृत्त के आकार की, इस तरीके से। टेढ़ा हो गया क्या? ये देखिए, ये क्या है? ये बेटा क्या है? नाभिक है। ये इसका क्या है? नाभिक। इसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोला जाता है। ये नाभिक है। और नाभिक के चारों ओर क्या है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं पाई जा रही। पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब इन कक्षाओं को नाम क्या दिया गया? देखिए, इन कक्षाओं को कई नामों से जाना जाता है। इसको कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोष। पहला नाम इसका कोष है। और दूसरा बेटा इसको ऊर्जा स्तर बोला जाता है। ऊर्जा स्तर। तीसरा इसको कक्ष बोला जाता है। कक्ष। और चौथा जो इसका नाम है वो है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। ये क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। इंग्लिश में इसको सेल बोला जाएगा। आप इसको सेल बोल सकते हैं। अब ये केमिस्ट्री वाला सेल नहीं है जो आप बैटरी में, सॉरी, फिजिक्स वाला सेल नहीं है जो आप बैटरी में डालते हैं। फिजिक्स में सेल अलग पढ़ते हैं, बायोलॉजी में सेल कोशिका अलग पढ़ते हैं यहाँ पर, लेकिन ये सेल क्या है? अलग है। ये सेल है। ऊर्जा स्तर को बोला जाता है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल। कक्ष को बोला जाता है ऑर्बिट। और इसको बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या है? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये देखिए, इन ऊर्जा स्तरों को नाम क्या दिया गया? इन ऊर्जा स्तरों को पहले नाम दिया गया के, एल, एम, एन, डैट डैट एस। अगर और भी कोई ऊर्जा स्तर होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एन, ओ, पी, क्यू, आर, इस तरह से हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर हमने ऊर्जा स्तर कितने बनाए हैं? 4। लेकिन जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पर इनको कहा गया, यानी ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा, और आगे डैट डैश। इसी तरीके से आप इनको देख लेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बेटा कहा लिखते हैं? एन से लिखते हैं। कहे से? एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कहे से लिखते हैं? एन से लिखते हैं, स्मॉल एन से। याद रखिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कहे लिखते हैं? एन से। तो इनका नंबर क्या दिया गया? 1, 2, 3, 4 और ये 5। आप डैश डैश 4 तक है तुम लिखेंगे, आगे आप इस तरह से लिख सकते हैं। और पहले इनको क्या कहा गया था? के, एल, एम, एन कहा गया था। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे आप जानते हैं किसी गांव का जब निर्माण होता है, तो मान लीजिए आपके पास एक गांव है। क्या है? गांव है। और गांव के अंदर बेटा क्या होते हैं? मोहल्ले होते हैं। गांव के अंदर क्या होते हैं? मोहल्ले होते हैं। मोहल्ले के अंदर क्या होते हैं बेटा? घर होते हैं। और घर के अंदर क्या होते हैं? लोग होते हैं। तो आज हम आपको एग्जैक्ट दिखाएंगे कि आखिर वास्तव में इलेक्ट्रॉन पाया कहां जाता है। ठीक है? तो ये सबसे पहला हमारा क्या हो गया? कोष हो गया। अब इन्हीं कोष के अंदर बेटा क्या पाए जाते हैं? उपकोष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उपकोष बोलो या उप ऊर्जा स्तर बोला जाता है। उप ऊर्जा स्तर बोला जाता है। या इनका तीसरा नाम क्या है? उपकक्ष बोला जाता है। क्या? यहाँ पे कक्ष था, ये उपकक्ष हो गया। और चौथा जो है इसको बोलते हैं द्विज्ञांसी क्वांटम संख्या। ये आपका क्या हो गया? द्विज्ञांसी क्वांटम संख्या। तो यहाँ पर देखिए, कोष को क्या कह रहे हैं? गांव मान लीजिए। कोष क्या है? गांव है। और गांव के अंदर क्या पाए जा रहे हैं? मोहल्ले। और उन मोहल्लों को नाम क्या दिया गया? उपकोष कहा जा रहा है। अब एक ही गांव में एक मोहल्ला नहीं, एक मोहल्ला भी हो सकता है, 2 भी हो सकते, कई मोहल्ले हो सकते। पर यहाँ पर जो मेरे पास गांव है, तो यहाँ पर फिक्स है कि कितने मोहल्ले होंगे? 4 मोहल्ले होंगे। कितने मोहल्ले होंगे बेटा? 4। अब इनकी इंग्लिश अगर लिख लो तो इसको बोलते हैं सबसेल।
इसको बोलते हैं सब एनर्जी लेवल, और इसको बोला जाता है सब ऑर्बिट, और इसको बोला जाता है एजीमुथल। एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको बेटा स्मॉल एल से लिखते हैं। ये हमारा क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो देखो उपकोष के भी 4 नाम हैं, कोष के भी कितने हैं, 4 नाम। कोष को मिला के उपकोष को मिला के इनके 4 नाम हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बेटा उपकोष हैं, यहाँ पर जो उपकोष हैं यानी वो कितने हैं, 4 हैं। यानी कहने का मतलब है कि गांव में हमने फिक्स कर दिया कि गांव में मोहल्ले कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4। तो कौन कौन से मोहल्ले हैं, एक है एस, पी, डी, और ये आपका क्या होगा, एफ। तो वो 4 मोहल्ले कौन से हैं, एस, पी, डी, एफ। और इनके लिए जो बेटा वैल्यू निर्धारित की गई, तो एस के लिए जो एल की वैल्यू होगी वो 0 होगी, पी के लिए जो एल की वैल्यू होगी वो 1 होगी, और डी के लिए एल की वैल्यू जो होगी 2 होगी, और एफ के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इन उपकोष के अंदर बेटा क्या पाए जाते हैं, कक्षक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कक्षक। यहाँ पर कक्षक का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर देखिए, ये गांव जो है, गांव को कोष कह रहे हैं, ठीक है, मोहल्ले को उपकोष कह रहे हैं। ये समझने का तरीका है हम लोगों का। और ये बेटा क्या है, कक्षक है, और लोग का मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये कक्षक है, और कक्षक को इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल। देखिए ये ऑर्बिट है और ये क्या है, ऑर्बिटल है, अंतर है। ऑर्बिट लिखा होगा तो इसका मतलब कक्ष की बात की जा रही, कोष की बात की जा रही है, और ऑर्बिटल बेटा लिखा होगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर कक्षक की बात की जा रही। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये है कि सर कक्षक होते कैसे हैं। तो देखिए, आप मकान है आपके यहाँ, तो आप मकान कैसा भी डिजाइन का बनवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कक्षक होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं, या तो वो गोल होंगे या फिर वो स्क्वायर शेप में होंगे, या तो वो गोल होंगे या स्क्वायर शेप में होंगे। अगर आप यहाँ पर कक्षक बनाना चाहो तो या आप इस तरह से गोल बना सकते हो, इस तरीके से ये गोल, या फिर आप इनको कैसा बना सकते हो, स्क्वायर शेप में बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो कक्षक को। तो यहाँ पर कक्षक होते कितने, तो बेटा जो एस उपकोष होता है उसमें कितने कक्षक होते हैं, 1 होता है। पी में कितने होते हैं, 3 होते हैं। डी में कितने होते हैं, 5 होते हैं। और एफ में बेटा कितने कक्षक होते हैं, 7 कक्षक होते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम एस में कक्षक की संरचना बनाए तो एस में 1 कक्षक होता है, तो मैं स्क्वायर वाले लेकर चल रहा हूँ, 1 कक्षक। इसमें बेटा कितने कक्षक होंगे, 3 कक्षक होंगे। ये देखिए 3 कक्षक। और यहाँ पर बेटा कितने कक्षक हो जाएंगे, कितने होंगे बोलो, 5 कक्षक हो जाएंगे। ये देखिए 5 कक्षक। और एस में, एफ में कितने कक्षक हो जाएंगे सर, 7 कक्षक यहाँ पर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कक्षक होते हैं। अब इन्हीं कक्षकों के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हीं कक्षकों के अंदर बेटा क्या पाए जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में, एक कक्षक में। देखो कंडीशन यहाँ पर क्या है कि एक कक्षक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। जैसे मेरे घर में कोई मकान है तो एक मकान में 2 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, मकान के अंदर 2 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। उसी तरह से अब जरा दिमाग लगाओ, बताओ कि अगर इसमें 1 कक्षक तो अधिकतम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि एक कक्षक में कितने लोग रहेंगे, सिर्फ 2 लोग रहेंगे, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। अब यहाँ पर 3 कक्षक है तो कितने लोग हो जाएंगे, 1 में 2 तो 3 में कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर 6, और इसमें कितने हैं, 5 कक्षक है तो कितने हो जाएंगे, 10, और इसमें बेटा कितने हो जाएंगे, 7 है तो 14। तो एक को आप याद कर लीजिए कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 2, यानी एस को 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं दे सकते। और उसमें +4 ऐड कर दीजिए तो आगे पी का निकल आएगा, फिर +4 ऐड कर दीजिए तो आगे डी का निकल आएगा, और फिर +4 ऐड कर दीजिए किसका निकल आएगा, एफ का निकल आएगा।
तो यानी जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे करेंगे तो हमें एस में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देने हैं, पी को 6 से ज्यादा नहीं देने हैं, डी को 10 से ज्यादा नहीं देने और एफ को 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देने। तो ये बेटा क्या होती है परमाणु की संरचना। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा रहा है, इन कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब इन इलेक्ट्रॉनों को भरते कैसे, इस चीज को देखो। तो यहाँ पर देखिए जैसे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 2 है, तो आप इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ ऐसे भरेंगे। इसमें 6 है तो पहले सब में एक एक भरना है आपको, और फिर बेटा कितना है ऐसे उल्टा कर देना तो 2 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 है, सब में एक एक पहले डालिए, ठीक है। छोटा हो गया यार, ये देखिए इसमें भी चलो हम एक साथ भर देते हैं, और पहले एक एक सब में भरा जाता है तब पेयरिंग कराई जाती है। तो यहां पर देखिए इसमें 14 इलेक्ट्रॉन दिख रहे, 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10, 2 4 6 और ये 2। तो इस तरीके से एक परमाणु की संरचना होती है, ठीक है। आप इसको नोट करिए, फिर हम इस पे आगे और बातचीत करते हैं। ठीक है बेटा, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया। अब आगे देखिए, इसमें हम लोगों ने समझ लिया कोष क्या होते हैं, उपकोष क्या होते हैं, कक्षक क्या होते हैं, और किस कक्षक में कितने मतलब इसमें कितने कक्षक होंगे और उसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब यहां पर देखिए इससे हमें क्या मिल गया, यहां पर ये देखा गया कि ये अलग अलग गांव हैं, हर गांव में अलग अलग मोहल्ले होंगे। तो ये बताया गया जो पहला गांव है उसमें एक मोहल्ला होगा और वो हमारा क्या होगा, एस होगा। दूसरे में 2 होंगे, एस और पी होंगे। तीसरे में एस पी डी होंगे और चौथे में हो जाएंगे एस पी डी और एफ। अब यहां पर देखिए ये एस एस एस, पी पी पी, डी डी और ये एफ, ये चारों मोहल्ले एक जैसे, मतलब ये मोहल्ले हैं, इस गांव में भी एस मोहल्ला, इस गांव में भी एस मोहल्ला, इस गांव में भी एस मोहल्ला, इस गांव में भी एस मोहल्ला। तो यानी चारों मोहल्ले एक जैसे हैं, तो इनको पहचानना बहुत कठिन हो गया। तो पहचानना कठिन हो गया, तो इसके लिए क्या किया गया कि ये भाई मान लीजिए पहले गांव का है, इसलिए इसके आगे 1 लगा दिया गया। ये दूसरे गांव का है तो इनके आगे बेटा 2 लगा दिया गया। ये तीसरे गांव में है तो ये 3 3 3, और ये चौथे गांव में है तो ये 4 4 4 और ये 4। यानी पहले कोष में एक ही उपकोष होगा, दूसरे कोष में 2 उपकोष होंगे, तीसरे में 3 और चौथे में 4 उपकोष होंगे। तो इस तरीके से हमें एक नई चीज मिली जिसको हम लोगों ने क्या बोला, उपकोष का क्रम बोला। बहुत ज्यादा क्या बोला बेटा, इसको हमने उपकोष का क्रम बोला। तो अब यहां पर देखिए ये जो हमारा उपकोष का क्रम बनेगा, वो उपकोष का क्रम क्या बनेगा, सबसे पहले 1s आएगा, 1s के बाद 2s, फिर 2p, 2p के बाद 3s, 3p, 3d आएगा, फिर 4s, 4p, 4d, 4f। यानी जैसा उपकोष का क्रम होगा वैसे इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अब हम यहां पे लिखेंगे उपकोष का क्रम। तो अब यहां पर देखिए ये उपकोष का क्रम क्या हो जाएगा, अरे बेटा बहुत गीला हो गया है। अभी देखिए बेटा आगे हमें क्या मिला, हमें मिल गया उपकोष का क्रम। तो उपकोष का क्रम क्या, वो सबसे पहले कौन आएगा, 1s, फिर बेटा क्या आएगा 2s, 2p,
फिर बेटा 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d और ये 4f, आगे जो भी आपके उपकोष। तो ये उपकोष का क्रम मिल गया, यानी इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरते हैं। अगर मान लीजिए किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले 1s में जाएगा, जब ये भर जाएगा उसके बाद 2s में जाएगा, जब 2s भर जाएगा फिर 2p में जाएगा, 2p के बाद 3s में। ऐसा जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था आफबाउ। क्या नाम था? आफबाउ। आफबाउ का नियम। तो आफबाउ ने अपना एक नियम दिया। क्या नियम दिया? उन्होंने अपना एक नियम दिया और उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवेश कम ऊर्जा वाले कक्षक से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर होगा। ये बात आफबाउ ने बताई। आफबाउ ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है कम ऊर्जा स्तर से कहां भरेगा? पहले इलेक्ट्रॉन आएगा तो कम ऊर्जा स्तर वाले, यानी जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें जाएगा, फिर उससे अधिक ऊर्जा, उससे अधिक एनर्जी वाले में जाएगा, फिर उससे अधिक एनर्जी वाले में जाएगा। यानी जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां जाएगा, वहां से कम से अधिक ऊर्जा वाले कक्षक की ओर भरेगा। ये बात किसने बताई? आफबाउ ने बता दी। अब आफबाउ ने जब ये बताया तो इनके अनुसार भी हमें क्या मिला? एक क्रम मिला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप इसको नोट करिए। पहले आफबाउ ने किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया था, कैसी संरचना उन्होंने बनाई थी, उसको हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर हमें उपकोष का एक क्रम मिलेगा, फिर हम उसको बात करेंगे और उसी के आधार पे हम लोगों को क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए। अब बेटा आगे देखिए, अब हम लोग आफबाउ का नियम पढ़ रहे हैं। तो आफबाउ ने किस तरीके से अपनी बातों को समझाया। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पर n का मतलब मैंने आपको बताया, n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी मुख्य क्वांटम संख्या। और मुख्य क्वांटम संख्या को हमने नंबर दिया था 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। इस तरीके से आपको 7 नंबर यहाँ पे लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये हमने 7 नंबर यहाँ पे लिख लिए। ठीक, पहले ये पहला कोष है। पहले कोष में भी आपने देखा था सिर्फ एक ही उपकोष था S, दूसरे में 2 थे, एक S था, दूसरा क्या था? P था, तीसरे में 3 थे S P D और बेटा क्या था? SPD। चौथे में क्या था? S P D और ये F। पांचवें में भी क्या होंगे? S P D F। छठे में भी क्या होगा? S P D F। सातवें में भी क्या होगा? S P D और ये F। इस तरीके से इन्होंने इतना कर लिया हमने। अब ये देखिए, इसके आगे 1 लिखा है तो इसके आगे आप बेटा क्या लिखोगे? 1। इसके आगे 2 लिखा है तो ये 2। इसके आगे 3 है तो ये 3। ठीक है, फिर इसके आगे बेटा क्या आएगा? 4 4 4 4। ये 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 और ये 7। क्लियर है? इतना करने के बाद आपको क्या करना? आपको क्या करना है? इनको गोला करना है। आप इनके आगे गोला बना दीजिए।
इनके आगे हमने क्या कर दिया, गोला कर दिया। अब यहाँ पर आपको लाइन खींचना। हम जानते हैं कि लाइन तीन तरीके की होती है। एक होती है ऊर्ध्वाधर, ऐसी, इसको ऊर्ध्वाधर लाइन बोलते हैं। और एक होती है क्षैतिज, ये क्षैतिज लाइन होती है। और एक लाइन होती है ऑब्लिक, यानी इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं, यानी तिर्यक लाइन होती है, मतलब टेढ़ी। तो हम यहाँ पर तिर्यक लाइन खींचेंगे। कैसे खींचना, इस बात को थोड़ा समझिएगा। जब पहली लाइन खींचोगे तो पहले में एक लेना है आपको, दूसरे में भी एक लेना है, तीसरे में कितने लेने हैं, दो लेने हैं, और चौथे में भी बेटा कितने लेने हैं, दो लेने हैं, पांचवे में तीन लेने हैं। बात को समझते चलिएगा, पांचवे में तीन, तो वो टेढ़ी लाइन खींच रहा हूं, और चौथे में बेटा कितने लेने हैं, तीन लेने हैं, और पांचवे में चार लेना है, इस तरीके से। और फिर बेटा कितना आ जाएगा आपका, तीन आ जाएगा। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, छोटा बन गया है। ये इस तरीके से हमने क्या कर दिया, लाइन को खींच दिया। क्लियर है। और इन सभी लाइनों में हमें आगे की तरफ तीर लगाना है, इस तरीके से लगा दिया। इतना काम कर लिया, इतना काम बेटा कर लिया, आगे की तरफ तीर लगा दिया। अब देखो ये तीर का आगे का हिस्सा और ये तीर का पीछे का हिस्सा। अगर मैं आपको तीर को जोड़ने के लिए कहूंगा तो आप कैसे जोड़ेंगे। जैसे सपोज करिए मेरे पास ये दो मार्कर हैं, इनको आप दो तीर समझ लीजिए, दो तीर हैं। मैं कहूंगा इन दोनों तीरों को जोड़ना, तो आप कैसे जोड़ेंगे। एक का ये आगे का हिस्सा होगा तो दूसरे का पीछे, यानी आगे का हिस्सा पीछे जोड़ देंगे ऐसे। ये देखिए कैप है, और इसका पीछे का हिस्सा, ये आगे का हिस्सा, आप इसको इस तरह से जोड़ेंगे, इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है। उसी तरीके से देखिए ये तीर के आगे का हिस्सा है, तो ये कहां जुड़ेगा, तीर के पीछे हिस्से में जाके जुड़ेगा, इस तरीके से, इस तरीके से। जगह कम होने के कारण थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया। फिलहाल कोशिश यही है। ये ब्रैकेट, ये बड़ा गोला बन गया है, ये देखिए। आप लोग अपनी कॉपी में बहुत बढ़िया बनाइएगा। इस तरीके से। क्लियर है। तो आप अगर यहां से चलना शुरू करेंगे, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। हालांकि इसको आप डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से डॉटेड लाइन से, ठीक है। आप इस तरीके से इसको डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हो। क्लियर है। अब यहां पर देखिए, अब आपबाऊ ने इसी के आधार पर हमें क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम दे दिया। क्या दिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम हमें मिल गया। क्या हमें मिला बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम हमें मिल गया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम था क्या, इसको देखिए। आप ये तीर यहां से चलना शुरू करेंगे, तो जब आप चलेंगे सबसे पहले कौन आएगा, 1s आएगा। फिर आप और चलेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे होते हुए यहां पहुंचेंगे, फिर कौन आएगा, 2s आएगा। फिर 2s के बाद बेटा क्या आएगा, देखो देखो देखो, फिर क्या है, 2p आया। क्या आया, 2p। और 2p के बाद आप जब आगे पहुंचेंगे तो क्या आया, 3s आया। 3s के बाद आप चले तो फिर क्या आया, 3p आया। और 3p के बाद आप बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4s। और 4s के बाद बेटा क्या आएगा, 3d। और 3d के बाद आपका क्या आ जाएगा, 4p। और 4p के बाद आपको क्या आ जाएगा, 5s। और 5s के बाद आपका आ जाएगा 4d। और देखिए 4d के बाद क्या है आपका, 5p। और 5p के बाद आपका क्या आ जाएगा, 6s। और 6s के बाद आपका क्या आएगा, 4f। और 4f के बाद आपका क्या आएगा, 5d। और 5d के बाद आपका आ जाएगा
6p और 6p के बाद आपका है 7s। अब बस आप इतना याद कर लीजिएगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से बन जाएगा, आपको कोई तकलीफ कहीं पर होने वाली नहीं। पर ये आपको याद करना पड़ेगा। कभी अगर आपको याद नहीं आता है तो आप इसको बना लीजिएगा। अब्बा जी ने अपना जो ग्राफ बना के दिया था, अपनी जो संरचना बना के दी जिसमें इसको समझाया गया था, आप उसको इस तरीके से बना लीजिएगा। आप इसको देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम क्या, अगर आप कभी भूल जाते, वरना आप इसको याद कर लीजिएगा। इतनी बात याद करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के बाद आपको एक बात और याद रखनी है। याद रखें, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना, ये बात याद रखनी है, एस को अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, पी को अधिकतम 6 और डी को अधिकतम 10 और एफ को अधिकतम कितने 14 इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो ये बातें आपको, 2 बातें याद होंगी तो आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको जल्दी से नोट करिए।